हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 11 का चैप्टर कर रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने काफ़ी हद तक सारी ग्रोथ रेट्स के बारे में अच्छे से समझा था कि एरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होती है, ज्योमेट्रिक, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, और उसको पूरा बराबर कैलकुलेशन करके हमने समझा है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे शुरुआत करते हैं। कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के लिए कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी है सो दैट एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो चलिए बात करते हैं। वाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन वॉट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। दिस लिस्ट may have water, oxygen, nutrients as very essential elements for growth. Yes, the plant cells grow in size by cell enlargement, विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। अब अगर सेल को एनलार्ज करना है तो यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, तभी तो उसका साइज बड़ा होगा। सो टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, राइट, हेल्प इन एक्सटेंशन एंड ग्रोथ, राइट। क्योंकि क्या है ना, जब भी किसी सेल के अंदर पानी जाएगा तभी उसका साइज बड़ा होगा और सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड कहलाएगी, है ना। टर्जिड यानी कि फूल जाना, स्वलन हो जाना, और उसी वजह से सेल का ग्रोथ हो रहा है। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। तो अभी डिपेंड करता है कि वाटर का स्टेटस क्या है। वाटर का स्टेटस अंदर बढ़ रहा है यानी टर्जिड हो रही है, तो यानी उसका ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज, राइट। Nutrients are required by plants for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स सारे चाहिए ताकि प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस हो, मतलब सेल का साइज बढ़ेगा तो प्रोटोप्लाज्म का भी तो साइज या प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, तो वो भी सिंथेसिस होगा और ये एनर्जी का सोर्स भी करेगा। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. इसके साथ साथ हमें टेम्परेचर भी चाहिए जो इसकी ग्रोथ को बेस्ट सूट करेगा। Any deviation from this range could be detrimental. Just 1 minute. Okay, so it could be detrimental to its survival, है ना। अब कोई भी जो भी रेंज है, जो भी ये टेम्परेचर है या वाटर है, वॉट एवर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, अगर उसका रेंज ऊपर नीचे हो गया तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। देखिए, अगर पानी नहीं मिला तो भी प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, और पानी एक्सेस मिला तो भी प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। सो एनवायरमेंटल साइन सिग्नल सच एज लाइट, ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हो गए, अगर मैं यहाँ पे आपको इन ऑल लिखना चाहूँ तो वाटर हुआ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, राइट, है ना। ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, तो ये कुछ है। इसके अलावा क्या, टेम्परेचर, पीएच, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग द ग्रोथ, लाइट, ग्रेविटी, दे ऑल आर अफेक्टिंग द ग्रोथ। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए इसको बहुत ईजिली समझ लेते हैं। So, the cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform these specific function. This act leading to maturation is termed as differentiation. सिंपल सी टर्म, डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या कि कोई एक मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या है, एक स्टेम सेल की तरह है, इसका अपना कोई नहीं है, मतलब ये बस इसका काम है बस डिवाइड होना, है ना, ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा। अब ये मेरिस्टेम क्या होगा, ये होगा डिफ्रेंशिएट, और ये पर्टिकुलर टाइप की सेल बनाएगा। जैसे कि मान लो हो सकता है ये पैरेनकाइमा बनाए, ये हो सकता है कॉलेनकाइमा बनाए, ये हो सकता है जाइलम बनाए, ये हो सकता है फ्लोएम बनाए। अब इनको बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सारे टिश्यूज़ हैं ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं परफॉर्म, और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। जैसे कि जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन, तो वाटर कंडक्शन के लिए जो भी चीज़ों की नेसेसिटी है वो जाइलम के पास वैसी स्ट्रक्चर होगी। तो ये मेरिस्टेम क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होता है। ये मेरिस्टेम क्या होता है, इट अंडरगो दी डिफ्रेंसिएशन एंड विल मेक दी डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। आई बात समझ में, हाँ, क्लियर है डिफ्रेंसिएशन। So during differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm. For example, to form a trachy element, ठीक है, the cells would lose its protoplasm. अब एक ट्रैकरी एलिमेंट के लिए सेल अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज करेगी। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल, ओके,
इलास्टिक सेकेंडरी सेल वॉल बनाएगी सो दैट इट कैन कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। आई बात समझ में? तो ये उसकी डिफ्रेंसिएशन है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से वो पानी को कैरी कर सकता है। ट्राई टू को रिलेट, तो भाई अब ये जो स्पेसिफिक डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्पेशली ये जाइलम के लिए बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू को रिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर इन प्लांट टू फंक्शन बाय दे फंक्शंस दे परफॉर्म। ठीक है, तो एज पर द फंक्शन दे अटेन द साइज, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब क्या हुआ, मेरिस्टेम जो है ये परमानेंट टिश्यूज बन गई डिफ्रेंशिएट होके। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड नहीं करते, वो बस ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनमें डिवीजन की पावर अब खत्म हो चुकी है। खत्म यहाँ तक। नाउ प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। अब इसमें से कुछ टिश्यूज जो हैं वो वापस से डिवीजन की पावर रीगेन कर लेते हैं। इनके पास परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन नहीं होता है, बट इनमें से कुछ टिश्यूज वापस रीगेन कर लेते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज टर्म एज डी डिफ्रेंसिएशन। और अब क्या होंगे, ये दोबारा डिवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। आर यू गेटिंग? ठीक है, कि कुछ टिश्यूज जो हैं वो क्या है, जिनको हम सेकेंडरी टिश्यूज बोलते हैं। तो जाइलम फर्दर डिवाइड कर रहा है, फ्लोएम फर्दर डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफ्रेंशिएट पैरेनकाइमा सेल। तो पैरेनकाइमा सेल फर्दर डी डिफ्रेंशिएट करके कुछ और सेल बनाती हैं जिनको हम बोलते हैं कैम्बियम, लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ओके, while doing so such meristem and tissue are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform a specific function, that is get redifferentiated। क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या हुआ, पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू, अब उसमें पावर आई डिवीजन की, वो डिवाइड करने लगा। दिस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। अब डिवाइड करने की वजह से क्या होंगे, और टिश्यूज बनेंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम भी बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा है, फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और वो मैच्योर होके फिर वापस से वो अपना डिवीजन का कैपेसिटी लॉस्ट कर देते हैं, फिर वापस से एक परमानेंट टिश्यू बन रहा है। दिस इज कॉल्ड रीडिफ्रेंशिएटेड। गॉट इट? समझ में आई तीनों टर्म? सबसे पहले डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर टिश्यू बनाया, डिफ्रेंसिएशन। ये मैच्योर टिश्यू अगेन डिवीजन की पावर आई, डी डिफ्रेंसिएशन। डिवीजन की वजह से कुछ और नए टिश्यूज बने जो अगेन मैच्योर होके डिवीजन की पावर इनमें लॉस हो गई, दैट इज कॉल्ड रीडिफ्रेंसिएशन। क्लियर? So list some of the tissues in woody dicotyledon plant that are the product of redifferentiation. How would you describe a tumor? Okay, so ठीक है, let it be. Now what would you call the parenchyma cell that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture? तो parenchyma cell अगर plant tissue culture में differentiate हो रही है तो this is called de-differentiation। ठीक है बेटा। Now recall in section 15 we have mentioned that growth in plant is open। open मतलब क्या, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, ग्रोथ कर सकता है प्लांट। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में, बल्कि बट इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। लाइक हैंड का ग्रोथ है तो वो उसी डायरेक्शन में होगा, लेग का उसी डायरेक्शन में। प्लांट में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ग्रोथ हो सकता है। सो इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। नाउ वी मे सी दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन because cell tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity, है ना। तो इसलिए डिफ्रेंसिएशन भी ओपन टाइप का होता है, याद रखना। कैसा टाइप का होता है, ओपन टाइप का। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। Okay, so for example cell position away from the root apical meristem differentiated root cap cell depend करता है किस लोकेशन का है, while those push to the periphery mature as epidermis, है ना। जो पेरीफेरी की तरफ चला गया वो एपिडर्मिस बना देगा। सो कैन यू ऐड फ्यू मोर? तो ऐसे ही आप अलग अलग आप उसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो जहाँ है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट होकर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? So development is a term that includes all the changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence, है ना।
अपने जर्मिनेशन से अपनी डेथ तक की जितने भी फेजेस से वो गुजरता है, दैट ऑल कम्प्लीटली नोन एज डेवलपमेंट. Diagrammatically, representation of sequence of process which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure. It is also applicable to tissue and organ. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब प्लाज्मा बढ़ रहा है, यानी प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, देन डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर मैच्योरेशन हो रहा है. एक मैच्योर सेल जो है वो सेनेसेंस में जाएगी, डेथ हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये पूरा एक सीक्वेंस बता दिया किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस का. So plant follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of structure. Okay. अब क्या होता है जब प्लांट ग्रो करता है तो पूरी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को एक्सपोजर करता है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. जैसा जिस तरह से फैक्टर होता है और उस कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वो अलग 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 पाथवेज में चला जाता है, कभी डोर्मेंट स्टेज में, कभी किसी दूसरे पाथवे में. सो दिस इज एबिलिटी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी, है ना, कि वो डिफरेंट पाथवेज में जाता है इन रिस्पॉन्स टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर, डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंटल लाइफ, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस. तो उसकी वजह से वो जब डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज में जाता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. दैट इज फॉर एग्जाम्पल जैसे हेट्रोफाइली इन कॉटन. हेट्रोफाइली का मतलब क्या है? डिफरेंट शेप या आप बोल सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये एक एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का, जिसमें क्या है हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लॉग्सपर, है ना. ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. In such plant, the leaves of juvenile plant are different in shape from those in mature plant. ठीक है. तो ये जो हेट्रोफाइली है दो तरह का होता है. एक होता है डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली. ठीक है, कि यानी इनिशियली तो अलग स्ट्रक्चर होगा, है ना, और जैसे ही वो मेच्योर होगा प्लांट उसकी कुछ डिफरेंट ही शेप होगी. ठीक है. दिस इज डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली. समझ में आया. तो जुवेनाइल प्लांट में अलग, जैसे कि आप ना कॉटन का देखेंगे तो जुवेनाइल में आपको ऐसे सिंपल सी लीफ दिखेगी, सॉरी ये कोरिएंडर, है ना. और जब वो अडल्ट होता है तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट, है ना. तो दिस इज द डेवलपमेंट हेट्रोफाइली, यानी कि एक ही लीफ की उसके अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर है. And on the other hand, difference in shape of leaf produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to the environment. तो दूसरा आपका होता है that is called the environmental heterophilia. ठीक है. इसमें एनवायरनमेंट की वजह से उन लीफ की शेप चेंज हो जाती है. दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफाइली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी. दोनों ही एग्जांपल है. तो यहाँ पे हेट्रोफाइली पहला वाला दिया है, लॉक्सपर्ग का दिया है, मैंने आपको कोरिएंडर बताया बट लॉक्सपर्ग का दिया है आपकी बुक में. एंड सेकंड जो दिया हुआ है वो बटरकप का, कि जब वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उसको ग्रो कराएंगे तो बटरकप की लीफ ऐसी होगी, और अगर वाटर हैबिटेट में ग्रो कराएंगे तो उसकी लीफ कुछ इस तरह है, एक ही प्लांट बट लीफ की शेप डिफरेंट होगी. ठीक है. सो दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट आर very closely related events in life of a plant. Broadly, the development is considered as the sum of growth and differentiation. Development in plants, that is both growth and differentiation, is under the control of intrinsic and extrinsic factor. दोनों फैक्टर के अंडर में डेवलपमेंट कंट्रोल होता है. द फॉर्मर यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? बोथ इंट्रासेलुलर, जेनेटिक यानी कि जेनेटिक क्या है उसका, जीन क्या है, एंड इंट्रासेलुलर फैक्टर लाइक जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कितना एक्सप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है. जबकि दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. समझ में आया यहाँ तक? ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को देखेंगे, एक टैबुलर फॉर्म में देखेंगे. ट्रस्ट मी, बिल्कुल एकदम मैं उसमें हर नीट का ये एनसीईआरटी का हर वर्ड उसमें इंक्लूड होगा, पूरा टैबुलर फॉर्म में देखेंगे, उसमें स्टडी करेंगे, बहुत इजीली से वो हो जाएगा. ठीक है. तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से मोटिवेशन के साथ. एंड एज आई प्रोमिस कि हमारा सिलेबस जिस भी एक ड्यूरेशन का मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है. एंड वी विल कंप्लीट मैक्स टू मैक्स, वी विल कंप्लीट मिड ऑफ जनवरी. इट इज़ मैक्सिमम. अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर होल नीट सिलेबस इन मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड देन विल गो फॉर द रिविजन एंड फिर टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करिए इस वाली फैसिलिटी को. ठीक है. चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर.